तो लगातार 2024 के रण में तमाम राजनीतिक दल उतरे हुए हैं और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के साथ साथ जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषकर यहां पर आ रहे हैं और यहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। फोकस 400 पार का है। अब ये 400 पार का नारा पूरा होगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, देवचंद्र उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। राजेश बिष्ट जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं 2024 का चुनाव? बहुत कम वक्त बच रहा है वोटिंग में, ऐसे में तमाम स्टार प्रचारकों का यहाँ आना, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या कहेंगे? दिव्या जी, जिस तरह से 140 करोड़ लोग इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं, उस नेता की दी हुई गारंटी को सबसे मजबूत गारंटी मानते हैं, और जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्षों से जन समर्थन मिलता जा रहा है, उसी प्रकार से इस बारी भी 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों का लक्ष्य लेकर बैठी है, 400 सीटों के लक्ष्य के लिए निरंतर लोगों के बीच में जाके अपनी विकासशील जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाई हैं, जो काम लोगों के लिए किए हैं, उनको पहुंचा के जो आज वोट मांग रही है, उस पर निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो मोदी लहर चल रही है, उस पे हम लोग उत्तराखंड के अंदर भी 5 सीटों को लगातार तीसरी बार जीतने वाले हैं, और इस देश के अंदर एक नया आयाम स्थापित होने वाला है, जो 400 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को स्थापित एक सरकार मिलने वाली है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहेंगे? ये जो पूरा नैरेटिव बन रहा है, ये पूरा माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप कांग्रेस को उसके सामने कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो एक सच्ची पार्टी है, सच बोलने का काम करती है, और ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं। इनके पास इनका विजन ही नहीं है। अब 5 साल अगर आप लोग आएंगे तो क्यों आएंगे? आप बताएं अपने घोषणा पत्र में क्या लिखने वाले हैं? आप हर चीज़ में फेल हैं। मोदी जी के जुमले और गारंटी दुनिया ने देखी है, किस तरह से ये लोग बात बोलते थे। जब ये आएंगे तो काला धन लेके आएंगे, जब ये आएंगे तो सस्ताई करेंगे, जब ये आएंगे तो गंगा साफ हो जाएगी, 2022 तक हर किसी को अपना मकान मिल जाएगा। कितनी बातें मोदी जी के, सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। जितना बातें मोदी जी ने कहा था वो सब वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो झूठ बोलने के लोग हैं, झूठ बोलते हैं। इनका काम झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ भी सच लगने लग जाए। तो ये इनका काम है। आप बताएं, अगर सही में ये आ रहे हैं तो इतना सारा ड्रामा जो दिख रहा है टीवी चैनल के माध्यम से, पूजा कर रहे हैं, ये वस्त्र अलग अलग वस्त्रों में डांसर लेके आ रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? इतना 400 पार आप कर रहे हैं ना, तो क्यों मोदी जी को बार बार बुला रहे हैं? आप क्या करना है मोदी जी ने? आप प्रधानमंत्री थोड़ी है मोदी जी। अब तो आप एक चुनाव प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। अपने आगे की रणनीति बनाने, कोई घोषणा करके आप दे तो नहीं सकते ना। अब आपके हाथ में देने का तो नहीं है, अब तो सिर्फ घोषणाएं हैं। और आपकी घोषणाएं किसने नहीं देखी? हर आदमी मोदी जी को अच्छी तरह पहचान चुका है। और इनकी सबसे बड़े भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में अभी आम जनता को पता ही नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर क्या किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा भारत की जनता को कि मोदी जी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नाम से एक बॉन्ड बनाया, जो स्टेट बैंक से खरीदना था, जिसमें 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ और 10 करोड़ इस तरह से इन्होंने बनाया था कि आप इतने करोड़ का खरीदो और हमारी या किसी पार्टी को दे दो, और वो चंदा तुम्हारे लिए जिस प्रकार पॉलिटिकल होता है वो इस तरह से 1 नंबर का बन जाएगा, और उसका नाम भी नहीं बताया जाएगा। ये भी गारंटी मोदी जी ने ली थी। लेकिन जब स्टेट सेंटर उसको पता लगा सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और स्टेट बैंक को बोला कि आप इनके आंकड़े बताएं, किसने दिया और उसको किसके बदले क्या धंधा मिला। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खुली है कि किस आदमी ने कब चंदा दिया और उसके बदले कब धंधा लिया, ये जनता को पता होना चाहिए। जब देश हाहाकार कर रहा था कोरोना के टाइम पर, जब टीका नहीं बन पा रहा था, तो ये मोदी सरकार है जिसने 56 करोड़ रुपए चंदा लेने का काम उस कंपनी से किया। बताएं, आपको मदद करनी चाहिए थी उस टाइम पे कंपनियों की, आपको उस समय फ्री टीके लगवाने चाहिए थे, आपने उस समय भी ये करने का काम किया और वो टीकों को बेचने का काम किया महंगे रेट में। तो ये है हमारे मोदी जी। आज उस टीके के कारण लोग बोलते हैं कि हम लोग बीमार हो रहे हैं और ज्यादा, और उससे बाद हुआ है, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मोदी जी अपने स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए पूरे देश को गड्ढे में डाल सकते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है, वो तानाशाह लोग हैं जो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखते हैं। और यकीन मानिए मैडम, एक बार सरकार बदलने दो, एक एक पाई का हिसाब होगा। ये लोग तो क्या, ये हमने क्या किया, ये तो सब दुनिया देख रही है।
इन्होंने क्या किया, ये इनके कार्यकर्ता भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे देश के अंदर। जो बोल नहीं पाएंगे मैं बीजेपी का सपोर्टर था, जिस प्रकार आसाराम बापू के भक्त आज बोलते नहीं है कि मैं आसाराम बापू का भक्त था, उसी प्रकार कोई बोल नहीं पाएगा कि मोदी सरकार में मैं जो है सहयोग करता था। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, तानाशाह जरूर देश से खत्म होगा। बिल्कुल। उत्तराखंडी जी, आप हमेशा कहते हैं कि दोनों राष्ट्रीय दल, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही ने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो लगातार रैलियां हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा होगा 11 तारीख को, यूकेडी अपने आप को कहां देखती है प्रचार प्रसार में? देखिए दिव्या जी, मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो स्टार प्रचारक हैं, वही अपना प्रचार खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी पुनः एक बार स्थापित हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का पहले भी इन दोनों पार्टियों ने दोहन किया, इसीलिए वो आज इस स्थिति में है। लेकिन जो हमारे उम्मीदवार हैं वो अपनी जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो वो काम के लिए जनता के बीच है, और जो हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा होगा जो निकल गया है, उन पॉइंटों को लेकर जो जनता के बीच है, निश्चय हम ये समझते हैं कि हम अपनी दावादारी सुनिश्चित कर रहे हैं और आगे बढ़त की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक दोनों पार्टियों का मामला है तो ये तो लगातार चलता रहा है कि जब कांग्रेस केंद्र में थी तो उन पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, भ्रष्टाचार हुआ भी है, और अब जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक इतना भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है जिसकी कोई सीमाएं, कोई हद नहीं है। लेकिन जो उनका जो खरीदा हुआ गोदी मीडिया है, जिसको आज लोगों ने गोदी मीडिया का नाम दे दिया, वो कहीं इसका नाम नहीं बोलते हैं। अभी जैसे हमारे कांग्रेस के भाई आशीष जी बता रहे थे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, अभी तक हमारे जो साधारण जनता है उनको समझ में नहीं आया कि क्या बात है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बुद्धिजीवी चाहे वो भीड़ तंत्र में बीजेपी में शामिल होगा, लेकिन उसका मन बदलाव का बन गया है। पूरे उत्तराखंड में बदलाव की लहर है, और निस्संदेह इस बार जो बदलाव की लहर में ये दावेदारी जो बीजेपी कर रही है वो जुमला है। अब आपको बता दें कि ये जुमले होते 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 आज इसमें आ गया कि अब जुमला नहीं, अब गारंटी आ गया। जुमले का नाम भी बदल करके गारंटी रख दिया। उन्होंने सड़कों का नाम चेंज किया, शहरों का नाम चेंज किया, और इन चेंज करने से उन्होंने सोचा हमारी वाई तो मिल जाएगी। लेकिन आप समझते हैं कि नाम चेंज करके कोई विकास नाम का कोई चीज हुआ है? नहीं। और अब उन्होंने यहां तक कि उन जुमलों का नाम भी एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है गारंटी। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी वहां पर उस आदमी की होती है जो झूठा होता है। वो अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि हम झूठा हैं, और अब गारंटी नाम के बोल रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये तो जनता समझ चुकी है, और जो बुद्धिजीवी जो समाज में है, जो जनता इस बात को समझती है कि बीजेपी ने 10 साल में क्या क्या किया और क्या नहीं किया, और कांग्रेस की कहां अपना जो पिछड़ापन रह रहा, कांग्रेस कहां छूट गई है, उन दोनों का फायदा निस्संदेह हमारे उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है। और केवल उत्तराखंड क्रांति दल को ही नहीं, बाकी जो छोटी मोटी और भी जो पार्टियां हैं वो भी अपना वोट बैंक इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, और बीजेपी आने वाले टाइम में ये देखती रह जाएगी कि जो हमने उत्तराखंड में 5 सीट का जो दावा किया था, हम कहां रह गए। ये कुछ दिनों बाद इसी एक अपना जो है वो मंथन का चिंतन मंथन की सभाएं करते रहेंगे। अभी तो बेशक प्रधानमंत्री की रैलियां करते रहो, और अभी जैसे कांग्रेस के हमारे आशीष भाई ने भी बताया, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज की डेट में वो बिल्कुल प्रचारक हैं और एक कैंडिडेट हैं लोकसभा के लिए। तो लिहाजा जो सरकारी तंत्र का जो यूज हो रहा है, जो इतना जो रोड जाम की बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक आम जनता के बीच में सवाल जाना चाहिए कि अभी वो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं, और लेकिन उनको वर्तमान में किसी भी जनता को रोकने का काम और भीड़ तंत्र को इकट्ठा करने के लिए जनता को तंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी भी जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हम बात लगातार 2024 की कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है वोटिंग में। ऐसे में जो तैयारियां नजर आ रही है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दूसरा दौरा प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है 11 तारीख को। आप इस मूवमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण आपको ये नजर आ रहा है? निश्चित तौर पे जो पार्टी सत्ता में है वो हर हथकंडे अपनाती है, और जो प्रतिपक्ष में है वो भी अपना हर हथकंडे अपनाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सत्ता में पार्टी, उनके पास साधन ज़्यादा होते हैं, उनके पास लोग ज़्यादा होते हैं, लोगों की एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है कि कहीं ना कहीं ये जीत जाएं तो क्या पता अगले दिन मेरा भला हो जाए। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहती है। कुछ लोगों के हवाई उनके पास रहती है जानकारी की फलाना काम हो गया है, उनको उसी काम से संतुष्टि होती है। जैसे मैं बताऊं कि मैं बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोगों, अभी इस देश के अंदर हमें बोलना नहीं चाहिए, अभी इस देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनटचेबिलिटी को लेकर के चीज़ें हैं, धर्म को लेकर के बातचीतें हैं,
और कुनबों में रहने की बातचीत है। बहुत कम लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम कम है, लेकिन अभी इस देश में है। क्योंकि आप अगर जुडिशली आप या पुलिस का या न्यायालय के आप दफ्तर को खंगालेंगे तो वहाँ पे जो है अधिकांश केस जो है जातिवाद को लेकर के, महिला और पुरुष की असमानता को लेकर के, महिला उत्पीड़न को लेकर के, इस तरह के कई तमाम, और मंदिर के अंदर जाना और न जाना, इसको लेकर के कई केस दर्ज हैं। तो जब हम इस सारी सीन को देखते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि जो सत्ता में पार्टी है वो हमारा भला करेगी अगर हम ऐसा कर देंगे। उनकी कहीं ना कहीं रिश्ते नाते रहते हैं। तो अगर यहाँ प्रधानमंत्री जी 2-3 बार आ रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। जब कभी कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ इंदिरा गांधी बार बार आती थी, और ऐसा नहीं कि मोदी जी यहाँ बार बार आ रहे हैं। उनका एक सेंटिमेंट है, एक भावनात्मक रिश्ता है उत्तराखंड से। भले वो इतने बड़े राज्य के निवासी हैं, गुजरात के निवासी हैं, और गुजरात और यहाँ के क्लाइमेट में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। बस हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मोदी जी अगर यहाँ बार बार आएँ तो गुजरात और हिमालय के क्लाइमेट को आप अलग अलग देखें, एक ही नज़र से न देखें। कई बार क्या होता है कि यहाँ आप देखो कि सड़कें खोदी जा रही है, अभी उस सड़क को ढक दिया, उसके दोबारा उसी को खोद रहे हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, कि ये मॉडल है, ये गुजरात मॉडल है। तो इट इज़ रॉन्ग कि हम ये कहना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। उत्तराखंड के लोग भी, मुझे भी बार बार कहते हैं यार ये ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि गुजरात में बड़ी जगह है, यहाँ से खोद दिया तो बगल से खोद दिया, और गाड़ी जो जहाँ से चल रही है वहाँ चली रही है। लेकिन ये हिमालय है, यहाँ छोटे रास्ते हैं, यहाँ सीढ़ीनुमा खेत हैं, यहाँ 90 सेंटीग्रेड के पहाड़ हैं, और पहाड़ से निकलने वाली बहुत फोर्स वाली नदियाँ भी हैं, तो बहुत शिथिल चलने वाली नदियाँ हैं, जंगलों से निकलने वाली नदियाँ हैं, हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो ये क्लाइमेट को जो समझना है, हमें कहते हैं मोदी जी बार बार आए, दोबारा भी प्रधानमंत्री बने न बने, लेकिन वो आए, अपना भावनात्मक रिश्ता यहाँ रखें। पर यहाँ की जो नजाकत है, यहाँ के जो इन्वायरमेंट का जो सवाल है, यहाँ के लोगों के आजीविका का जो सवाल है, यहाँ के जो धार्मिक समानताएं और असमानताएं हैं, वो कब खत्म होगी, जो बड़ा सवाल है। तो इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं आना चाहिए, और मोदी जी मुझे लगता है कि आएंगे तो उनका हम सब स्वागत करें, अच्छी बात करें, वो दलगत की बात ना करें, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना, चाहे वो चुनाव में है, लेकिन दलगत से ऊपर उठ करके उनको अपनी बात करनी चाहिए। उम्र से भी वो बहुत बहुत सीनियर हो गए हैं, तो ऐसे सब लोग अपेक्षा करते हैं, और दूसरे दल भी अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दलों की अपेक्षा ये है कि अगर मोदी जी आते हैं तो कुछ अच्छा बोल के जाएंगे, और बोलना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। राजेश बिष्ट जी, यहाँ पर 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा है, विकास की बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का सीधा टारगेट जो है विपक्ष पर है, और एक तरीके से विपक्ष मुक्त आप इस देश को करना चाहते हैं, ऐसे आप जो है संकेत दे रहे हैं तमाम रैलियों में। ऐसा क्यों है? जब डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो पक्ष के साथ विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। दिव्या जी देखिए, इसमें अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, पूर्व विधायकों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को, या जो इनके चुनाव हार गए साथियों को नहीं अपने गुट में संजो के रख पा रहे, तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का दोष है? भारतीय जनता पार्टी किसी को घर जाके बुलाने के लिए नहीं जा रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए। इनके लोग, इनकी विचारधारा, इनके विजन, इनके द्वारा जो एक शहजादे को बार बारी हार का मुंह देखने के बाद देश में नकारात्मक उनके ऊपर जो लोगों का एक नजरिया है, उनको नहीं पसंद करते, उसके बावजूद एक ही चीज को बार बार लोगों के सामने पेश करेंगे तो लोग कहां तक रुकेंगे? आज आप उत्तराखंड का हाल देखिए, इनके सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, इनके जो पूर्व में मंत्री रहे हैं वो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। तो ये लगातार जो सिरा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अच्छे नेतृत्व को, कुशल विजन को, इस देश के अंदर होने वाले प्रगतिशील कार्यों को, और जिस तरह से 2047 का विजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोगों को, 140 करोड़ लोगों को बताया है, जो उनकी मंशा है, और जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही है कि वो इस देश के हित में सेवक बनके जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी इसमें बहुत सराहना करना चाहूंगा कि निरंतर रूप से जिस प्रकार से इस प्रदेश के लिए स्वरोजगार लाने के लिए जितनी जद्दोजहद वो कर रहे हैं, जितनी कोशिशें कर रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं वो केंद्र के साथ तालमेल बना के इस प्रदेश को दे चुके हैं सौगात के रूप में। जिस प्रकार से यूसीसी लाने का उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कानून इस प्रदेश को दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून इस प्रदेश को देने का काम किया, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि लोग काम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये विजन उनको दिख रहा है, विकसित भारत का सपना जो नरेंद्र मोदी जी लेकर बैठे हुए हैं, उस सपने को लोग साकार करने के लिए तीसरी बारी नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ, और जो लक्ष्य है 400 पार का, उसको पार कराने के लिए, उस आंकड़े को छूने के लिए बहुत ज्यादा लोग खुश भी हैं। और इस लोकतंत्र के पर्व पे मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोग
जो पीछे 2014 और 19 में करीब 61% वोट के साथ अपने प्रत्याशियों को लोकसभा भेज चुके हैं, इस बारी वो वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है और लोगों को काम की राजनीति चाहिए, बातों की राजनीति नहीं चाहिए। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास उत्तम क्वालिटी के नेता नहीं है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है कि इन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं कि इन्हें कोई सुनना नहीं चाहता है। हम ये भी मानते हैं कि पिछला 2004 से लेकर 2014 का जो इनका सत्र रहा, इन 10 वर्षों में इन्होंने देश को 2G को घोटाला दिया, कॉमनवेल्थ घोटाला दिया, यूरिया घोटाला दिया, चारा घोटाला दिया, शराब तस्करों के साथ, या अगर मैं ये कहूं शराब घोटाले की पार्टी के नेताओं के साथ जिनका गठबंधन ठगबंधन इस देश को देखने को मिल रहा है, जो लोग एक दूसरे को हटा के आज वापस आए थे राजनीति में, आज वो एक कुर्सी पे एक मंच पे बैठे हैं। ये ठगबंधन कितने दिन चलेगा? लेकिन राजेश बिष्ट जी, अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए में भी कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी गलत उसमें वो चर्चाओं में रहे हैं। अगर हम नीतीश कुमार की ही बात कर लें तो शायद कितनी बार आपका साथ छोड़कर चले गए हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं दोनों ही दलों में। लेकिन जहां तक बात रही मुद्दों की राजेश जी, तो क्या आपको लगता नहीं जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, विकास के अलावा जो भू कानून है, जो मूल है इस प्रदेश के, वो भी यहाँ पर आपके नेताओं को उठाने चाहिए? दिव्या जी, सरकार में बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के दिशा निर्देश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रदेश को विशेष, जो मैं समझ के चलता हूं कि इस प्रदेश के प्रति उनकी जो विशेष लगाव है, उसमें सख्त भू कानून की तैयारी पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। सारी चीजें समय अनुसार होती हैं। ये कहने लग जाएं कि भू कानून को आज और अभी बना दीजिए, तो जब इनका 10 साल में या कार्यकाल रहा, जब 5-5 साल में उत्तराखंड के अंदर इनकी सरकार रही, इन्होंने ये काम क्यों नहीं कर दिया? आज हम पे सवाल उठाने वाले लोग ये भी तो बताएं कि इनको क्या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली थी, इन्हें क्या डबल इंजन की सरकार नहीं मिली थी? इनकी मंशा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा है और वो इस काम को करेगी। सख्त भू कानून भी इस प्रदेश को मिलेगा और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इन सारी चीजों पे काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एजेंडे के तहत काम कर रही है, लोगों की भावनाओं को देखकर काम कर रही है और विकास के नाम पर काम कर रही है। और जो अभी वोट भी घर घर जाके अगर मांग रही है तो विकास के नाम पे और किए हुए कामों पे वोट मांग रही है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप लोगों के पास नेता नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? आप लोग अपनी बातें जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या दोष? ये उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, अगर हमारे पास नेता नहीं होते तो हमने भाजपा को नेता कहाँ से दे दिए? ये हमने ही तो दिए। ये लोग तो एकदम खाली हैं। नेता तो ये इंपोर्ट करते हैं। इन लोगों के पास इनके जो कार्यकर्ता हैं, इन्हें उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इनका कार्यकर्ता कुछ कर सकता है, तो ये नेता इंपोर्ट करते हैं। अभी देखिए, हमारी पार्टी से रोज ये कह रहे हैं आज इसको लाएंगे, कल उसको लाएंगे, तो नेता तो ये लोग इंपोर्ट करते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। 2013 में आटा 210 रुपए का 10 किलो आता था, आज 2024 में 410 रुपए का 10 किलो हो गया। विकास देखे कितना हो गया, डबल एकदम। तो बताएं 2013 के अंदर इनकी आमदनी क्या थी? क्या थी भाई साहब, क्या थी? आप ही बता दो क्या आमदनी थी? आमदनी पीछे आप ही बता दो क्या आमदनी थी? आपको पता है लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए? काम करो, काम करने करोगे तो पता लगेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ठेकेदारी करे पता नहीं लगेगा आपको। काम करो। जितनी तनख्वाह थी प्राइवेट आदमी की बताना कितनी हो गई? आप प्राइवेट आदमी की बात करें, अगर किसी की दुकान में 4 एम्प्लॉय काम करते थे तो अब 1 करता है। आपको पता है बेरोजगारी कितनी बढ़ गई? सिर्फ आपने पता नहीं कहाँ चल रहे हो, कौन सी बढ़ गई? पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंचा दिया आपने? पेट्रोल डीजल कहाँ है आपको पता है? कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने जी करा 60 रुपए, तो मतलब दिक्कत हो गई आपको। कांग्रेस ने 210 रुपए बना के रखा तो आपको परेशानी हो गई। राजेश जी और आशीष जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं आप लोग कि जो चीजें जनता के बीच में मुद्दे वर्सेस मुद्दे जहां पर रखे जाने चाहिए वहां आप लोग नहीं रखते हैं। डिबेट्स में आके आप लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आपको लगता नहीं है कि आपको यही जो मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर आप पर कटाक्ष करती है, वही मुद्दे वर्सेस मुद्दे आपको जनता के बीच में रखना चाहिए, शायद आपको फायदा हो जाएगा। आशीष जी, वहां पे तो दिखाई नहीं देंगे दिव्या जी, वहां पे कभी नहीं जाएंगे। जा रहे हैं चुनाव के टाइम पे, अभी जा रहे हैं इनको। ठीक है राजेश जी, जब आप वोट डालने जाएं तो गैस सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाएं। कौन बोलता था? कांग्रेस बोलती थी। आपने 450 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए करने का काम किया। आप बोलते थे, जब आपके पिछले प्रचार में ये हमारे बाबा रामदेव जी 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 100 रुपए, कौन बोलता था? हम बोलते थे। जब नेपाल की करेंसी नहीं गिरती है, बांग्लादेश की नहीं गिरती है, क्या कारण है? हमारे देश का रुपया पतला होता जा रहा है, कौन बोलता था?
आज उस पतले रुपए को 65 रुपए से 83 रुपए किसने पहुंचाया? आप महंगाई के ऊपर महंगाई करे जा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास इसे नहीं बोलते हैं। कभी गरीब के घर जाके देखो, आप लोगों का क्या है? आप लोगों को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको तो सब कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है। अरे आम आदमी को भी देखो, आप आज आपके अपना नेताओं घोषणा को भी पत्र वही नहीं बना व्यवस्था पा रहे मिल रही है आशीष क्यों भाई। बना पा रहे हैं घोषणा आपके पत्र? विधायक भी वही क्योंकि सहूलियत ले रहे आप हैं। लोगों ये को मत बोलने कहिए का आप। कुछ है ही नहीं। देश सुरक्षा में आपके आप सांसद फेल। भी वही फैसिलिटी चीन ले हमारे रहे हैं। कब्जा कर रहा है, आपको दिखता नहीं है। वहाँ उल्टा इंटरनेट बंद कर दिया। कहां पे कब्जा वहाँ किया है इंटरनेट बंद आशीष किया। भाई? कहां कब्जा किया है? अरे आप कब्जा लगता है कहाँ आप किया है? टीवी फ्रीज कुछ नहीं देखते, आपसे अपने आप को मैं देखते कह रहा हूं हैं। कहां टीवी कहां देखा करो, व्हाट्सएप का सोशल ज्ञान मीडिया मत देखा बांटिए। करो। सारा व्हाट्सएप गद्दा में का कब्जा ज्ञान कर मत दिया। बांटिए। सारा व्हाट्सएप का कब्जा ज्ञान कर दिया, मत आपको बांटिए। नहीं दिखेगा आप क्योंकि जगह तो डरपोक बताओ। हो। अरे आपको जगह तो लाल बता दो आंखें जो मेरे है ना, भाई। वो भारत की अरे जनता जगह को तो दिखानी बता थी। दो। ये लाल आंखें व्हाट्सएप चाइना में खूब दिखाने चल की बात रही है। कर दी आपने। ये कहाँ है वो व्हाट्सएप लाल में खूब आंखें? चल रहा है। अपनी आंखें बंद जगह, कर ली, जगह। चाइना को देख के आंखें जगह बंद बताओ। करते हो, पाकिस्तानी अरे बिरयानी मेरे खाने भाई, जाते जगह हो। तो बता इस दो। तरह के ठीक है, काम चला रहे हैं आप। प्लीज ये पुरानी देखिए, बातें होगी, सच्चाई करंट में की जाओ। बात कीजिए। दिव्या आपने जी, सरकार जो पता बनाई नहीं थी, कहाँ की बातें ला रही हैं महंगाई दिव्या को जी। लेके इनके बनाई पास थी। कुछ नहीं है बोलने के बहुत लिए। हुई महंगाई की कुछ नहीं है मार, बोलने आपकी के लिए। मोदी सरकार। बोलो, क्यों शर्म आती है आपको बोलने में? बोलो इस बार आप डिबेट में, बहुत महंगाई की मार बोल सकते हो। आप जिस मुद्दों को लेके आए थे बिल्कुल बात नहीं कर बोलेंगे। रहे हो। तो अब बोलो, की बहुत बार महंगाई की मोदी मार। सरकार, कहो 1000 तीसरी सिलेंडर हो बार गया। मोदी इन दिनों में सरकार, 1000 सिलेंडर और कर अब दिया। की बार 400 कहो आप पार। 400-500 रुपए सिलेंडर करोगे। झूठ मत बोलो। आप महंगाई के मुद्दे पर आए थे, महंगाई में आप फेल हुए। आप गंगा सफाई का नाम दिव्या जी, लेते थे, वहां फेल दिव्या हुए। जी। गौ रक्षा का नाम लेने वाले देहरादून कड़वा पानी में गायों की आंख निकाल रहे यही हैं तो, और गायों की आशीष जी। आंखें निकाल के जिंदा गायें दबा रहे हैं। क्या आशीष जी, बात कर रहे यही हो तो आप फिर देश के अंदर? सभी बोल रहे आप हैं ना, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल आप हैं। सोना चोर ये बैठे हैं, सोना लेकिन चोर। उससे क्या फर्क मंदिरों पड़ को रहा है? सोना आप चोर एक थे। बात बताइए, हम विकास कर रहे हैं। आप जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं, सोना चोर कह देने से अगर जनता को उसका कोई लाभ मिल रहा होता तो समझ में आता। लेकिन मुद्दों की जहां तक बात रही, आप लोग ने मैनिफेस्टो यहां पर सबसे पहले जारी करा, अब उस पर भी कटाक्ष हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उस पे काउंटर करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? उल्टा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बताओ मैनिफेस्टो में कोई पढ़ के बता दे मुस्लिम लीग का क्या है उसमें? झूठ है। ये नहीं देख रहे कि हमने कहा है हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल का हम देने का काम करेंगे। इस बात को नहीं बोल रहे हैं। हमने ये कहा है हर युवा को जो भी डिप्लोमा करेगा 1 साल अप्रेंटिस के नाम पर 1 लाख रुपए साल का हम देने का काम करेंगे। ये वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये 10 युवा लाख रोशनी भी बोलेंगे, कोई विश्वास नहीं करने वाला इन पे। 5000 क्योंकि इन्होंने करोड़ शहजादे रुपए का का घर स्टार्टअप भरना है। बनाएंगे। जो इन्होंने युवाओं को कांग्रेस हम के देंगे, जमाई बोलने का ही घर काम नहीं भरना कर है। रहे हैं। इसलिए हम कह रहे इनकी हैं बातों पे शक्ति कोई सम्मान विश्वास के नहीं तौर पर करता। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय है जो उनको तनख्वाह मिलती है, हम दुगनी करेंगे केंद्र से। ये उसकी बात नहीं करते। हम कह रहे हैं हर ब्लॉक में अधिकार मैत्री नाम से एक महिला को नियुक्त करेंगे जो महिलाओं को उसके अधिकार के बारे में बताने का काम करेगी। ये उस बात को नहीं करते। ये बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और आज कारवां लूट गया, देश लूट गया। और भाई ये संसद में आप ही लोगों ने कहा था इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा, बताओ क्यों लूटा कारवां, ठीक है, क्यों देश बर्बाद हो रहा है हमारा? ठीक है उत्तराखंडी जी, यहाँ पर हमने बीजेपी कांग्रेस की हमेशा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है और सत्ता पक्ष है, तो आपस में नोकझोंक होना आम बात है। लेकिन अगर यूकेडी की बात की जाए, पिछली डिबेट में भी ये सलाह दी गई थी कि आप लोग प्रधानमंत्री से जाके डायरेक्ट बात कीजिए और जो आपके मुद्दे हैं शायद वो आपकी सुन ले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष हो या पक्ष हो, प्रधानमंत्री सबके हैं, वो आपकी भी बात सुन लेंगे। देखिए दिव्या जी, मैं सबसे पहले तो पंचोली जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो जिन पॉइंटों को बोलते हैं, जो चीज़ बोलते हैं, वो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की हृदय की बात करते हैं और हम भी उन्हीं मुद्दों को लेकर चलते हैं। और उनकी मैं जितने भी अभी तक जब भी स्वतंत्र पत्रकार या वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो सलाह दिया उस निश्चय को हम सिरोधार्य करते हैं और उस पर काम करते हैं। हमने यही देखा है कि इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ यहाँ पर डिबेट का भी समय नष्ट करते हैं और अपने देश का भी बहुत समय नष्ट कर दिया और देश को भी इन्होंने जो है जो बर्बाद करने की राह पर ले जाते जा रहे हैं। हर बार वही जुमले आते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड के लिए मैं मानता हूं कि 5 जो सांसद जाएंगे वो सरकार में कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे इन सवालों को जरूर पूछेंगे, जो सवाल मैं आपको अभी यहां पर सुनाकर बता जा रहा हूं। सबसे पहले देश के संविधान के अनुरूप राज्य में मूल निवास का आधार वर्ष 1950 निर्धारित करना है तथा एक राज्य एक कानून के तहत मैदानी क्षेत्रों में भी मूल निवास की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मानकों की समीक्षा करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको बंद करो। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष व्यवस्था के तहत
अथवा हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करना है। अंकिता भंडारी की हत्या की संपूर्ण जांच सीबीआई से करवाने की मांग करेंगे। उत्तराखंड सचिवालय, विधानसभा सहित अन्य विभागों में जो पिछले दरवाजे से भर्ती हुए हैं उनके लिए सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। और अन्य जिन परीक्षाओं में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उनको पुनः सीबीआई की जांच कराना है। क्यों? इन्होंने एक नकल विधेयक बनाकर, एक समिति बनाकर एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लेकिन जो असली अपराधी हैं अभी भी बीजेपी के नाक के नीचे बैठे हैं और वो लगातार उस अपराध को करते जा रहे हैं। 23 वर्षों से लटके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का न्याय संगत बंटवारा हम सुनिश्चित करवाएंगे। इन पॉइंटों को लेकर हम संसद में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर जाएंगे और इन बातों पर बात करेंगे। हम कभी ये नहीं करेंगे जो इन्होंने कर दिया उन बातों को दोबारा गड्ढे मुर्दे नहीं खुदवाएंगे। आज बीजेपी का ये रोल है कि अपने प्रवक्ताओं को, अपने उम्मीदवारों से ये सिर्फ ये बोलते हैं गड्ढे मुर्दे उखड़वा दो और जनता को भ्रमित करते रहो। उसके बाद राज्य के सभी जिलों में एक एक सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराने की कोशिश करेंगे। विकास के कार्यों में आड़े वन अधिनियमों के आवश्यक संशोधन करवाएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जंगली पशुओं और हिंसक जानवरों से स्थानीय जनमानस की जानमाल के और फसलों की सुरक्षा हेतु तो आवश्यक संशोधन कराएंगे। इस प्रकार से हमारे 17 से ज्यादा हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे हमारे उत्तराखंड का जनमानस अपने आप में एक ये कर पाएगा कि वो सुरक्षित है। हर साइड से, बेरोजगार से लेकर के उसकी जो रोजगार मिलेगा, उसका जो पलायन रुकेगा। और हमने तो पहले बताया कि सिर्फ 2 कारण है, 2 कारणों पर अगर कोई भी सरकार काम कर दे उत्तराखंड का पलायन रुक जाएगा। और वो 2 कारण है, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर ये जैसे ही रुका तो पलायन का 50% भाग जो है उत्तराखंड में रहना शुरू कर जाएगा। और जब एक बार रहना शुरू कर देगा तो वहां पर जो है पलायन रुक जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है गैरसैंण में राजधानी बनाने का। आपको मैं एक बार पुनः फिर याद दिलाता हूं कि ऑलरेडी हमारा उत्तराखंड राज्य एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, और उन्होंने इसकी 2 राजधानियां ऑलरेडी बना दी हैं, 2 विधानसभाएं बन चुकी हैं और अभी भी तीसरी विधानसभा बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है। ये ऐसा क्यों? ये सिर्फ अपने ठेकेदारों को पालने के लिए, उनके परोसने के लिए ये काम किया जाता है। आज इन्होंने अपना जो इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ बीजेपी के दफ्तर खोले हैं और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अरे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ कि तुमने गढ़वाल, कुमाऊं और उत्तराखंड के रिमोट एरिया में किसी को घर बना कर दिया है। शौचालय, आज लोग जागरूक हैं, अपने पैसे से शौचालय बनाते हैं और मोदी जी के नाम पर तुम एडवर्टाइजमेंट करते हो कि शौचालय बन गए। अरे बताओ, आंकड़ा बताओ कि हमने फलाने ब्लॉक में, इस ब्लॉक में इतने गरीब लोगों को शौचालय के लिए पैसा दिया। अरे आप लोगों को क्या बताएं, आप लोगों का एक मीडिया सेल जो दूसरों की कटिंग कर करके अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, और देश का आप लोगों ने 11,000 करोड़ रुपया सिर्फ मोदी को एडवर्टाइजमेंट में हीरो बनाने का काम किया है। और असली में देखा जाए तो सारे काम आपके जुमले हैं। प्रेम पंचोली जी, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में, अगर पिछले 2 बार के कार्यकाल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से 5 सीटें हासिल की हैं। इस बार का जो सिनेरियो है कहां पलटता हुआ नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर मोदी लहर आती हुई आपको नजर आ रही है या बदलाव की लहर है? मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जनता की जो भीड़ है उस भीड़ को हम देखेंगे तो उसको वोट बैंक नहीं कहा जा सकता है। हमने पिछले 25 सालों में जो मैंने चुनाव देखे और अपने होश हवास में जब से हम लोग छात्र राजनीति से जब हम लोगों ने चुनाव देखे तो भीड़ और वोट में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। सिर्फ जो जीतता है वो 1 वोट से जीत जाए, जैसे नरेंद्रनगर सीट में एक बार जो 1 वोट से आदमी जीत गया तो वो तो जीता है ना, वो चाहे 1000 वोट से जीते, लाखों वोट से जीते, वो 1 वोट से जीते, वो अलग मामला है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना और अन्य दलों को पिछड़ना ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दुखद है। जीतता तो एक ही है, मैदान में जो रहेगा वो एक जीतेगा, एक हारेगा। और ये भी एक स्वस्थ परंपरा है अपने देश की और ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और ये होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीजें, ऐसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिसमें उसके बाद सारे दोष मिट जाते हैं। लेकिन जब ये आम चुनाव आते हैं जिस तरह से, जिसमें हम देश के बारे में सोच सकते हैं, राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को एक जरूर सोचना चाहिए कि जब हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र कैसे बनता है। गांव से ब्लॉक से जिला से राज्य से देश। तो क्या वो गांव का व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, क्या वो अपने देश के बारे में सोच रहा है? तो यदि वो देश के बारे में सोच रहा है तो हम पहाड़ और मैदान में अंतर नहीं समझेंगे। जब हम देश के बारे में सोचेंगे तो हम पहाड़ और मैदान में अंतर नहीं देखेंगे। पहाड़ से जितना भी
मेडिसिनल प्लांट से लेकर पानी से लेकर जो भी बह करके जाता है पानी के साथ, वो मैदानों को सिंचित करता है। और वहाँ की जो उपजाऊ धरती है, वो जो पैदा करते हैं, वो पूरे पहाड़ में, हिमालय में, पूरे देश के हिमालय में, हमारे देश में 11 हिमालय स्टेट है, ऐसा नहीं कि कम है। तो 50% जब हिमालय क्षेत्र है इस देश के अंदर, या थोड़ा सा कम इस देश के अंदर हिमालय रीजन है, तो हमें हिमालय की बात भी अपने अपने विकास के मुद्दों के साथ करनी चाहिए। हालांकि उनका मैनिफेस्टो अभी तक आया नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, और इन्होंने, कांग्रेस ने अभी न्याय पत्र के रूप में एक मैनिफेस्टो लाया है, और जो आशीष जी ने पढ़ा है, और यूकेडी की तरफ से भी मैनिफेस्टो पढ़ा गया कि वो इस तरह का डिमांड करेंगे। लेकिन जब हम पूरे देश के सिनेरियो देखेंगे, तो हम अपनी सीमाओं को भी देखेंगे, और सीमा के अंदर जो जो कंट्रोडिक्शन है, जो जो दिक्कतें हैं लोगों की सीमाओं के अंदर, मतलब हमारे अंदर जो दिक्कतें हैं, उस सवाल को भी यहाँ पे बार बार उठाना चाहिए। और उठाना ही नहीं चाहिए, जो लोग सत्ता में रहते हैं उसको निभाना चाहिए। माना हिमालय से कोई नदी बहती है, तो उस नदी की सुरक्षा करनी भी हमारा काम है। यानी कि जिनको हम जिम्मेदारी देते हैं उनका काम है। और अगर वो नदी सुरक्षित नहीं है, तो फिर जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ इतनी उपजाऊ जमीन है हमारी, जहाँ से सबके पेट भरते हैं, फिर वहाँ का क्या हालत होगा। आप पूरे देश का सीन देखिए कि हमारे देश में अधिकांश जगह खारा पानी है जो पीने लायक नहीं है। पीने लायक वही पानी है जो हिमालय से बहता है। तो हमें हिमालय के पानी की बात पहले बार करनी चाहिए, उसके बाद हमें हिमालय के लोगों की बात करनी चाहिए। हिमालय, हमारा जो अधिकांश जो हिमालय, वो कुछ हिस्सा उसका जो है सीमाओं से लगता है, कुछ शत्रु देश से लगता है, तो कुछ मित्र देश से भी लगता है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारे मैनिफेस्टो में ये बात आनी चाहिए कि हम देश राष्ट्र की बात भी करेंगे, और राष्ट्र के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी बात भी करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ सवाल इस बात का आ जाता है कि जब ये दलगत राजनीति में जब सामने आती है, इसमें भेद की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, कुछ मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं, कुछ मंदिरों को सजाने की बात करते हैं, तो इस देश में बहुत बायोडाइवर्सिटी है। ऐसा देश इस दुनिया के अंदर हमारा एक देश है, भारत देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जिसको सभी लोग कहते हैं ये तो एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। उसको सजाना भी हम, जिनको हम जिम्मेदार देते हैं, हमारा काम है ना। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर हम बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं और सीएम धामी की कर रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख को पीएम आ रहे हैं, अभी तक की जितनी रैलियां हुई हैं, जितने कार्यक्रम हुए हैं, लगातार प्रतिदिन 4 से 5 रैलियां खुद मुख्यमंत्री करते हैं प्रत्याशियों के लिए, उनमें जो चीजें बोली जा रही हैं, उसका एनालिसिस किस तौर पर आप करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो? देखो क्या है कि ये पार्टी अभी सत्ता में है, इन्होंने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं कि इनके काम को नकारा जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि अगर वो रैली में जाते हैं अपने काम तो गिनाएंगे, यही चुनाव का तरीका रहता है। तो उन कामों को गिनाने से कितने लोग खुश होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आगे की पांत में बैठे हुए रहते हैं, उस संगठन से, जिस संगठन की रैली होती है, उस संगठन के लोग रहते हैं। और जितने लोग आगे की पांत वाली, पीछे और पीछे, मुझे लगता है कि 3-4 लेयर तक संगठन के लोग रहते हैं। उसके बाद जो और पब्लिक जो बैठी रहती है, वो जो संगठन के लोग आगे बैठे रहते हैं, वो पब्लिक को लाने की कोशिश करते हैं। तो जो पब्लिक बैठी हुई है, उनके दिल में कौन ज्यादा जगह बना पा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके दिल में जगह बना पा रही है, तो 4 जून को पता चल जाएगा। और यदि कांग्रेस जगह बना पा रही है तो 4 जून को पता चल जाएगा। यूकेडी जगह बना पा रही है तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन एनालिसिस ये है कि आप 5 सीटों पे देखो, हमारी उत्तराखंड की जो जनता है वो किसी की तौहीन नहीं करती, वो सम्मान करती है। सबकी रैलियों में भीड़ है। 5 लोकसभा सीट में जब रैली हो रही है, सबकी रैलियों में भीड़ है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की रैली में सेलिब्रिटी न हो, ये फर्क है इतना। लेकिन भीड़ की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। सम्मान है, 19-20 का अंतर है, सेलिब्रिटी का अंतर है मात्र। कि अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में मोदी जी आ रहे हैं तो वो बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस की रैली में मोदी जी नहीं जा रहे हैं, या मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो इस देश का प्रधानमंत्री है उसके जैसे कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है, लेकिन भीड़ तो उतनी है ना। वही ढोल बज रहे हैं, वैसे राग बज रहे हैं, वैसे झंडे डंडे घुमाए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप उस भीड़ को कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं। क्या कभी हमारे राजनीतिक संगठनों ने ये बोला कि सुबह से शाम तक हम कितना खर्च करते हैं एक व्यक्ति, और उसका कितना वो सरकार को देता है। तो अगर हम तमाम चीजों को लें कि सरकारी कर्मचारी एक साल में इतना टैक्स देता है, इतना जीएसटी देता है, व्यापारी इतना टैक्स देता है, इतना जीएसटी देता है, आम आदमी इतना टैक्स देता है, इतना जीएसटी देता है, टोटल इसको जोड़ करके कितना हमारे पास बैलेंस होता है, और उस खर्चे को सारे मिनिस्ट्रों में और सारी मिनिस्ट्री में और सरकारी खर्चों में बांट दे, और उसको जो बचाया जाए, तो ऐसा कभी भी
मुझे लगता है कि 21वीं सदी में हमारे राजनीतिक दलों में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो बताएं कि इतना पैसा हमने लोगों से लिया है। आज तक नहीं बताया किसी ने, बजाय ऐसा गाल बजा देते हैं, ऐसे शब्द बाण भेज देते हैं कि सरकार घाटे में है। मैं एक व्यक्तिगत तौर पे मेरा अनुभव है कि सरकार कभी घाटे में नहीं है, कभी भी नहीं है। ये कभी भी किसी प्रतिनिधि ने, किसी सांसद ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि हमारे बजट इतना हमने इकट्ठा किया है। आप देखो ना, विभाग टैक्स देता है। अब जो रिसोर्स वाले विभाग हैं, जैसे वन विभाग है उत्तराखंड में, हिमालय रीजन के जितने भी वन विभाग हैं, और यहाँ हिमालय क्या पूरे देश के वन विभाग जितना है, उससे कितना रेवेन्यू जाता है भारत सरकार को या उस स्टेट को, कभी इन्होंने बताया नहीं। तो जो तमाम जो रेवेन्यू सरकार में जाता है, चाहे व्यक्ति से जाता है, माना मैंने साबुन खरीदा ना, तो मैं साबुन से भी मेरा टैक्स जाता है, 1 रुपए जाए 50 पैसे जाए, कितने मेरे जैसे एक दिन में अगर 1.5 अरब की जनसंख्या यहाँ पे, और कम से कम मतलब 50 करोड़ लोग तो साबुन खरीदते होंगे पर डे। तो ये जो हिसाब किताब है, कभी भी राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिखाया कि हम इतना जनता से पैसा लेते हैं, इतना हम अपने सरकार पे खर्च करते हैं, कभी नहीं बताया। टोल टैक्स, तमाम प्रकार के टैक्स जो लिए जाते हैं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, उसका भी आप पैसा ले रहे हैं। 100 लोग यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में ये भी बताना चाहिए कि कितना टैक्स लिया है और कितना हम लोगों ने जनता से ये हिसाब किताब तो बताना चाहिए वो किया है। ठीक है राजेश बिष्ट जी, यहाँ पर एक बात और आती है, आप लोगों ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, और जैसा आप बोलते हैं, एक बार आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि मोदी लहर एक बार फिर है, जो 2014 में हमें देखने को मिली थी। तो क्या इस बार ये माना जाए कि वही मोदी लहर आपके सांसदों को जो है पार लगाएगी, उनको सीटें दिलवाएगी, या इस बार इंडिविजुअली भी आपके सांसद जो हैं, सांसद चेहरे हैं, वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं? दिव्या जी, जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं। वो अपने चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश के अंदर चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को वो घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं अपने यूकेटी के साथी को सुन रहा था, जिन्होंने कहा जी वहां शौचालय नहीं मिला, वहां मकान नहीं मिला, उस ब्लॉक में नहीं मिला, इस ब्लॉक में नहीं मिला। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो बात ये आज आपके माध्यम से कह रहे हैं, पूरे इस नेशनल टीवी पे कह रहे हैं, क्या कभी ये एक ब्लॉक की चीज को या एक ब्लॉक के किसी प्रार्थना पत्र को आपके सामने बता सकते हैं, मैं फलाने ब्लॉक के प्रार्थना पत्र को इतने लोगों को आवास ना मिलना, इतने लोगों के शौचालय को ना मिलने की शिकायत लेके या प्रार्थना पत्र लेके मुख्यमंत्री जी के पास गया? मुख्यमंत्री जी चुने गए जरूर भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो ऐसा नहीं है कि यूकेडी वाले अगर किसी का प्रार्थना पत्र लेकर जाएंगे और कहेंगे साहब मेरे गांव में 50 शौचालय की जरूरत है, ये करवा दीजिए, तो वो ये कहेंगे नहीं जी आप यूकेडी के, आपको नहीं मिलना चाहिए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी अगर ये लोग हर घर आवास की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत इस प्रदेश के अंदर 85,000 मकान गरीब और असहाय लोगों को मिले हैं, ये रिकॉर्ड में है। अगर मैं आयुष्मान योजना के तहत लोगों को इलाज की बात करूं, तो गरीब असहाय लोगों को करीब 5.5 लाख लोगों को इस प्रदेश के अंदर इलाज मिला है, वो भी प्राइवेट अस्पतालों में और अच्छे अस्पतालों में। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, तो मुझे दिखाई देता है कि 12.5 लाख कनेक्शंस इस उत्तराखंड के अंदर दिए, वो रिकॉर्ड में है। आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगिए ना, कौन सी जानकारी ऐसी छुपी हुई है जो नहीं मिलती है। लेकिन फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पे अगर मीडिया को आके भ्रमित करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको कोई भी बात बोले, आप तो हमारे सहयोगी रहे, आप ये मत पूछिए सरकार में थे, आज आप राजधानी की बात कर रहे हैं। आपने कभी कैबिनेट के अंदर ये मुद्दा उठाया कि राजधानी इधर होनी चाहिए? कभी आपने बात बोली? अगर बोली तो एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन इसमें ये है सर कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं, कई बार वो ऑन फील्ड से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं, कि जो आंकड़े आपने प्रेजेंट किए हैं, अगर वही चीज हम कभी गांव या जिस भी ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं वहां पर जाए, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि आंकड़े कुछ और दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। कई इंस्टेंसेस में ऐसा हो जाता है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें? दिव्या जी, उसकी रेक्टिफिकेशन मैं ऐसे देता हूं, जो रिकॉर्ड उठा के दिया हुआ है, ये प्रत्येक विभागों से लिया हुआ रिकॉर्ड है। मैं अभी कांग्रेस पार्टी के अगर एक विधायक की आपको बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास आरटीआई की कॉपी पड़ी है, 2 अप्रैल को मेरे पास जवाब आया है। मैंने उनसे पूछा, जिला चंपावत के अंदर 2 विधायक हैं, एक विधायक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी है, दूसरे विधायक कांग्रेस पार्टी के खुशहाल सिंह अधिकारी जी। जब मैं इस आरटीआई को देखता हूं तो मुझे इसमें साफ नजर आता है, ये आरटीआई की कॉपी है मैडम, इसमें साफ साफ लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें
5 करोड़ का जो बजट विधायक निधि के द्वारा उनको मिलता है, उसमें 4,57,00,000 रुपए 2023-24 के सत्र में वो खत्म कर चुके हैं। और इनके माननीय विधायक साहब ने 57 लाख रुपए खर्च किए। ये साफ साफ बता रहे कि जनता के काम हम रोक रहे हैं, इनके विधायक रोक रहे हैं। ठीक है, मैं ये बात हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये आरटीआई का जवाब 1 अप्रैल का आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ। ये मुख्य विकास अधिकारी जी के द्वारा मेरे पास ये जवाब आया है। तो मैं इन बातों से आपको ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो अपनी बात करती है वो ये बताए 2004 से लेकर 2014 तक अगर इनकी सबसे अच्छी सरकार थी, सबसे विकासशील सरकार थी, सबसे सच्ची सरकार थी, तो 2014 में लोगों ने इन्हें हराया क्यों? अच्छा, पहला टाइम हमारा 2014 से 19 का हो सकता है महंगाई भरा रहा, खराब रहा, बुरा रहा, लोग भ्रष्ट थे, तो 2019 में हमारे लोगों ने हमें चुना और इनके लोगों को क्यों हराया? ये साफ साफ सवाल है कि हमारे लोगों के द्वारा जो फील्ड में उतर के काम किया जा रहा है, जो लोगों के हितों के काम किए जा रहे हैं, उसे लोग सराहना कर रहे हैं। और उन कामों के नाम से ही आज भी हम 2024 में वोट मांग रहे हैं। और हमारा भरोसा है कि लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मैंडेट देने वाले हैं। और ऐसा ना हो जाए जिस तरीके से इनके लोग भाग भाग के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 2024 के अंदर कांग्रेस मुक्त का जो एक नारा हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था, वो सच ना हो जाए। मुझे तो इस बात की चिंता है कि आपने विपक्ष की बात करी, कहां रहेगा विपक्ष? आशीष जी, जवाब दीजिए इस बात का जो कहा जा रहा है कि 2004 से 14 के बीच में आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि जनता ने आपको पसंद नहीं किया, आपको कुर्सी से उतार दिया? देखिए, अभी हमारे बीजी ने बताया कि कांग्रेस मुक्त भारत, चलो कांग्रेस मुक्त हो गया तो बीजेपी में तो युक्त हो गया। आपने बीजेपी में तो ले लिया, कहाँ गए वो? उन्होंने राजनीति खत्म थोड़ी कर दी। जो हमारे लोग जा भी रहे हैं, आपकी पार्टी में तो जा रहे हैं, और आपकी पार्टी का अब क्या हाल होगा ये तो वक्त बताएगा आपको। तो ये खुशखबरी है या गलत खबर? हमारे लिए अच्छा है कि कोई लोग जो हमारी पार्टी में जो सक्रियता से काम नहीं कर रहे थे, पड़े हुए थे, उन लोगों को अगर आप ले गए तो ठीक है, आपकी पार्टी का। देखिए, ये लोग डरे हुए हैं। विधायकों को भी आप असक्रिय कहेंगे कि अब वो निष्क्रिय थे? जो काम नहीं कर रहा है वो निष्क्रिय है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। अगर वो जनता के बीच में नहीं है, जनता के बीच में नहीं जा रहा है, पार्टी के प्रोग्राम में नहीं आ रहा है। आप देखें जो लोग गए वो पिछले कितने पार्टी के प्रोग्राम में थे। एक सिर्फ हमारे जो किस बात का इंतजार करा दिव्या जी, ये पहले निष्कासित कर देते। बद्रीनाथ से जो विधायक किस बात का इंतजार? एक दिन पहले हमारे साथ थे और अगले दिन के साथ चले गए। ये समझ नहीं आया कि ऐसी कैलकुलेशन कैसे हो गई। जो एक दिन पहले बोलता है कांग्रेसियों तुम कमेंट क्यों नहीं करते हो, क्यों डरते हो मोदी से, सब कुछ बोलते हैं, और अगले दिन अचानक से ऐसा कौन सा लेटर इन्होंने दिया कि उनको जो है भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। एक दिन में इतना परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये लगता है मुझे तांत्रिक लोग भी हैं, जिस तरह अभी देख रहे हैं पूजा पाठ करते हुए। बताओ, आज तक कभी हुआ कोई मतलब नेता आ रहा हो और भूमि पूजन हो रहा हो? ऐसा कभी होता है? नेता आ रहे, आपका घर थोड़ी बन रहा हो, वो ग्राउंड है, उसका भूमि पूजन कर रहे हो, प्रधानमंत्री आ रहे, तो बड़े बेशरम। और दुनिया में दिखावा देखो किस तरह देख अपने पट्टा डाल के बैठे हैं भगवान के आगे भी। तो ये सब दिखावे, ड्रामेबाजी वाले हैं और राम के नाम पर खाने वाले लोग हैं। और हम इन्हें हमेशा बोलते हैं, अगर खाना है तो अपने काम के नाम पर खाओ, राम के नाम पे तो लोग भीख मांगते हैं। ठीक है, तो भीख मत मांगो देश से। आपने जब भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, मुझे याद है आपने बोला था स्टार प्रचारकों की जरूरत उन्हें जो कमजोर हैं। उसके बाद क्या जरूरत आन पड़ी कि कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी और उसमें एक जो स्टार प्रचारक थे वो अभी हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन कर गए? देखिए, मैंने उस दिन जरूर कहा था, मैंने कहा हमारे जब जरूरत पड़ेगी हम लोग आएंगे, जिस क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी हम बुलाएंगे। और आज देखिए, अगर मोदी जी 2-2 बार अभी फिर दोबारा आ गए, नड्डा जी भी अभी गए, हमारे तो अभी स्टार प्रचारक आए नहीं। जब आना होगा तो अपने आएंगे, लेकिन डरे हुए जो लोग हैं वो बार बुला रहे हैं, ये घबराए हुए हैं। आओ मोदी जी आओ, कुछ गढ़वाली में 2-4 भाषा बोल दो, फिर जनता का एक बार और मूर्ख बना दो। पर जनता जिंदगी भर थोड़ी मूर्ख बनेगी। एक बार बन गई, 2 बार बन गई, तीसरी बार तो जनता को पता लग जाता है कि वही लोग हैं जो महिला सम्मान की बात करते हैं और यहाँ वीआईपी का नाम नहीं बता पा रहे। तो ये वही तो ताना सालों रिसोर्ट में बताओ आग लगा दी, बुलडोजर चला दिया, किस तरह की इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। अच्छा, हमें कहते हैं कि हम क्यों दोबारा क्यों नहीं आए, आप क्यों आ गए? अरे देखो, ऐसा होता है, जनता को लगा अब चलो पिछले 5 साल में मोदी जी 15-15 लाख रुपए नहीं दे पाए, अब जरूर देंगे। एक विश्वास जनता के मन में था कि मोदी जी झूठे नहीं हो सकते, जनता सोचती थी। अच्छा, हमें भी लगा कि यार मोदी जी दे सकते हैं, जब बोल रहे हैं। अब ऐसा झूठा चेहरा जब मोदी जी को देखते हैं तो देखते हमें 15 लाख रुपए याद आते हैं कि वो 15 लाख रुपए कब आएंगे। वो गंगा सफाई हमें याद आती है, वो गंगा साफ कब होगी। इतने झूठे वादे, रुपया गिर रहा है, ये जिन बातों को लेके आए थे वो उल्टा इनके ऊपर ही पड़ गई। जो जो इन्होंने बातें बोली, हर बात इनके ऊपर उल्टी पड़ी है। हम लोग जरूर हारे हैं,
लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से भी हम लोग हारे हैं। आप ये मत समझे कि हमारा वोट बैंक नहीं है, बहुत बढ़िया वोट बैंक है हमारा। हमारे इनके बीच में 2-4% का फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये बात अलग है कि मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, हम इसके लिए गलत नहीं कह सकते। आप लोग एक वोट की भी कैलकुलेशन कर लेते हो कि ये वोट एक हमें पड़ जाए, हम जीत जाए, हम उस कैलकुलेशन में फेल हो गए समझो। लेकिन जनता कांग्रेस के साथ है और दिल से साथ है। आप लोगों की तरह नहीं, आप खरीद के तोड़ के डरा धमका के, देखो जो डरा हुआ होता है वही इस तरह के काम करता है कि चलो इसको भी लाओ उसको भी लाओ तब जीतेंगे। ये अपनी जीत इनके भरोसे जीतना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोगों के भरोसे जीतना होता तो हम ही जीत जाते। इन लोगों के भरोसे जीतेंगे नहीं, आप लोग इन लोगों के भरोसे हारेंगे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और उत्तराखंडी जी आपसे शुरुआत करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट तो अभी जैसे बिष्ट जी बता रहे थे कि उत्तराखंड जी ये बोल रहे थे वो बोल रहे थे, मैं इनसे 2-4 क्वेश्चन इसे पूछता हूं कि अगर आप विकास की बात करते हैं तो मेरे 2 ही क्वेश्चन बता दो कि आप बोलते हैं कि गरीब हमने जो है 25 लाख गरीबों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, और एक तरफ आपको बता दें कि 9 साल में जो 36 करोड़ से पहले बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं, वो घटे हैं या बढ़े हैं, इनके दिमाग में नहीं आएगी बात। और बिष्ट जी बड़े ध्यान से सुन लो, आप जो आंकड़े जो दे रहे थे वो जुमले हैं, अभी वो दिव्या जी ने स्पष्ट कर दिया। दूसरा, विदेशी कर्जा जो पूरे 60 साल में 56 लाख करोड़ का था, वो बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ये आपने पैसा कहां लगाया? इसके अलावा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पैसा आया, उस पैसे को लेकर के आपने क्या किया, उस पैसे नहीं बताएंगे। अभी पंचोली जी ने आपको बताया था कि आपको हिसाब किताब रखना चाहिए था, और हम तो इसकी घोर आपत्ति करते हैं कि जो अभी जो आपके स्टार प्रचारक आ रहे हैं उसमें सरकारी तंत्र, सरकारी धन, सरकारी सब चीज का जो प्रयोग हो रहा है वो भी आचार संहिता के खिलाफ होना चाहिए। और मेरा फाइनल कमेंट से है कि बीजेपी ने जो अभी बोल दिया कि हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, कमेंट से है आने वाला 19 तारीख बताएगा और 4 जून का रिजल्ट बताएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। और जीत की बात जैसे पंचोली जी बोल रहे हैं, जीत तो एक वोट से भी हो सकती है, लेकिन वहां देखो जहां आप 5-5 लाख वोट से जीतेंगे तब क्या होगा, तब आपको कहां छुपना पड़ेगा। इसके लिए आप मैं अभी से आपके चिंतन मंथन की क्रिया शुरू कर लो। बिल्कुल, प्रेम पंचोली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। मैं तो सिर्फ ये, अभी आपने चुनाव परिचर्चा पे बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा और दल जो है वो सारे जो तरीके हैं थोड़ा कमज़ोर हैं, जो अन्य दल है वो थोड़ा कमज़ोर है। मैं ये कोशिश निवेदन करूंगा कि और दल भी उनके जैसे ही प्रक्रिया अपनाएं। भारतीय प्रचार करने के कोई भी तरीका, जितने भी रास्ते हैं वो बीजेपी ने नहीं छोड़े हैं, और जो दूसरे दल हैं वो थोड़ा कमज़ोर लग रहे हैं, तो उनको अपनी तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक के बीच में आप जाएंगे तो आपको वोट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, नौटियाल जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा, इनकी जुमलेबाजी में मत आना, जुमलेबाज लोग हैं। 2 बार इन्होंने आप लोगों को झूठ बोल बोल कर अपनी सरकार बनाई। इस बार इन तानाशाहों को मत आने देना, नहीं तो ये देश को कहीं की लायक नहीं छोड़ेंगे। कोई रोजगार नहीं रहेगा, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी, रोजगार पे कोई व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ जुमलेबाजी और जुमलेबाजी करना ही इनका काम है। बिल्कुल, राजेश बिष्ट जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। 11 तारीख को पीएम आ रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं उनके आगमन को लेकर? दिव्या जी, देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी से हमेशा उम्मीद रही है और वो उम्मीदों पे हमेशा खरे उतरे। यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों से इस देश के अंदर वो एक बहुत अच्छे और बहुत विकासशील नेता की तरह उनकी छवि इस देश को मिली, और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अगर हम बात करें तो उनके डंके पूरे विश्व में बसते हैं। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है जिसके अंदर कोई सवार नहीं होना चाहता। यूकेडी वो पार्टी है जिसको प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, लोकसभा में दावेदारी करती है और एक अपने ही पैरेलल कैंडिडेट को टीरी से खड़ा कर देती है, जिसकी खुद की जमानत बचने वाली है चारों तरफ से, चाहे वो कितने ही युवाओं को अपने साथ खड़ा दिखे। ये मुद्दा विहीन पार्टियां हैं सारी की सारी। और 19 तारीख को जो मैंडेट की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है, और 4 जून का जो रिजल्ट रहेगा वो 400 प्लस का रहेगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं, दूसरी बार यहाँ पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को। अब ये देखना होगा कि कितना फर्क यहाँ पर प्रचार प्रसार में आगे पड़ता है, क्योंकि 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। 4 जून का सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्या 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पूरा होता है, या जो विपक्ष कह रहा है कि अब बदलाव का वक्त है, वो उस बदलाव की ओर जनता बढ़ती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।